चलो, पिछली बार का टॉपिक हमने क्या किया था? अच्छा, मैंने तुमसे फर्स्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें पिछले सेशंस का रिवाइज कराया करूंगी, तो मैं वो कराना चाह रही हूँ। ठीक है, मैं अपनी प्रॉमिसेस पूरा करना चाहती हूँ। पिछले उसमें हमने एक क्या क्या बात हुई थी? एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की बात हुई थी, स्मॉल इंटेस्टाइन के जूसेस की बात हुई थी, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के जूसेस को हमने क्या बोला था? सक्कस। एंटेरो वर्ड से था, एंटेरो मतलब गट की बात हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है। सक्कस एंटेरिकस जूस था, ये बात हुई थी। सक्कस एंटेरिकस में बड़ी सारी चीज़ें थी, उनकी बात हुई थी। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स थे, कौन कौन से? डाइपेप्टाइडेज और अमाइनोपेप्टाइडेज की बात हुई थी। देन लिपिड डाइजेस्टिंग था, लाइपेज की बात हुई थी। देन कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग था, कौन सा? सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज की बात हुई थी, है ना, याद है। देन अल्टीमेटली न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए फॉस्फेटेज और न्यूक्लियोसाइडेज थी, याद आया। एक तो ये वाली बात की थी। फिर हमने एक बात की थी पैंक्रियाटिक जूसेस की। पैंक्रियाटिक जूसेस में हमने सारे नाम लर्न किए थे। ठीक है, कौन कौन से? अभी रिवाइज कर लेते हैं क्लास में। चलो, पैंक्रियाटिक जूसेस में प्रोटीन डाइजेस्टिंग, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, आगे इलास्टेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, 4 हो गए। देन लिपिड के लिए लाइपेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, बस। देन और क्या बचता है? कार्बोहाइड्रेट के लिए पैंक्रियाटिक अमाइलेज, बस। न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लिएज, जो कि डीएनए आरएनए को तोड़ेगा न्यूक्लियोटाइड में। ये वाली बात की थी। मतलब हमने पिछली बार क्या किया था? पैंक्रियाज के सारे एंजाइम्स किए थे, उनका एक्शन किया था। देन स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स किए थे, उनका एक्शन किया था। फिर हमने किया था, याद करो, हार्मोनल एक्शन। गट में जो हार्मोन्स सिक्रीटिंग सेल्स हैं, याद आया? 4 प्रकार के सेल्स किए थे, जी सेल्स, एस सेल्स, सीसीके सेल्स और के सेल्स। 4 किए थे। चलो रिवाइज करते हैं हल्का हल्का। जी सेल्स स्टमक में होते हैं, क्या रिलीज करते हैं? एक हार्मोन रिलीज करते हैं, अब तुम्हें याद होना चाहिए, बोलो। गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन रिलीज करते हैं। गैस्ट्रिन रिलीज करके वो कहां पे इफेक्ट करता है? स्टमक पे ही इफेक्ट करता है। स्टमक की सिक्रीशन को बढ़ा देता है, क्योंकि वो तब रिलीज होता है जब स्टमक में खाना आ रहा हो, याद आया। देन स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में आ जाओ। डुओडेनम में 3 प्रकार के सेल्स होते हैं। पहला एस सेल क्या सिक्रेट करेगा? वो सिक्रेटिन सिक्रेट करेगा। सिक्रेटिन सीक्रेटली कहां जा रहा था? स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा था। स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा काम नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत ही सीक्रेटली गया, तो उसको सीक्रेट बनने में सारी एनर्जी लगी जा रही है ना। तो वो सीक्रेटली बस क्या, थोड़ा सा क्या रिलीज करा पाया? बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन रिलीज करवा पाया। देन जो मेजर पैंक्रियाज के एंजाइम सिक्रेट करा रहा है, वो हार्मोन कौन सा था? सीसीके सेल्स। ड्यूडेनम में सीसीके सेल्स हैं, उनसे क्या रिलीज हो रहा था? कोलिसिस्टोकाइनिन। इतना बड़ा नाम है तो इसके 2 काम तो थे कम से कम, बहुत ज्यादा काम भी करता है, इतना बड़ा नाम है तो। पहला काम क्या करता है? पैंक्रियाज में जाता है, उसकी एंजाइमेटिक सिक्रीशंस को रिलीज कराता है, पहला काम था। दूसरा काम गॉल ब्लैडर में जाता है, गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, वहां से बाइल रिलीज कराता है। तो जितना बड़ा उसका नाम था, उतना ही बड़ा उसका काम था। ठीक है। देन लास्ट था के सेल। के सेल से एक रोकने वाला हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा? जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये रिलीज डुओडेनम से हो रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा है एक्ट करने? स्टमक पे। गैस्ट्रिक को इनहिबिट कर रहा है। वो कह रहा है बेटा अब तेरे अंदर खाना नहीं है, तो तू अब चुप हो जा, ज्यादा एंजाइम रिलीज करने की कोशिश मत कर। तो वहां से वो गैस्ट्रिन को चुप करा देता है, बेसिकली गैस्ट्रिन के एक्शन को बंद करा देता है और एंजाइमेटिक सिक्रीशंस को बंद करा देता है। तो गैस्ट्रिन और जो ये वाला एक कौन सा था? जीआईपी, ये ऑपोजिट एक्ट करते थे। आई होप तुम लोगों ने रिवाइज कर लिया, अब तुम्हें मेंटली याद हो गया है। आगे चलते हैं। अच्छा, एक और बात बताओ, तुम्हें याद है मैंने कहा था पैंक्रियाज के अंदर वाला, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाला सरफेस कैसा है? याद है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसको यहां से काट लेते हैं। याद आया? अंदर मैंने सरफेस कहा था कि स्मूथ नहीं होता, बहुत ज्यादा रफ होता है।
बहुत ज़्यादा फोल्ड्स होते हैं। फोल्ड्स का क्या करना था हमने, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना था ताकि वहाँ से एब्जॉर्प्शन हो सके फूड की। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, फोल्ड्स से सरफेस एरिया बढ़ता है, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली हो जाएगी फूड की। तो कौन कौन से फोल्ड पढ़े थे हम लोगों ने? पहला फोल्ड पढ़ा था, यहाँ पे लंबे लंबे गोल गोल फोल्ड्स हैं, ऐसे पूरे राउंड राउंड फोल्ड्स हैं, ये पूरे ऐसे करके राउंड है, राउंड राउंड, यहाँ से ऐसे उठे हुए फोल्ड्स हैं ऐसे। ऐसे फोल्ड है पहले फोल्ड, इनका नाम क्या दिया था याद करो, राउंड फोल्ड्स हैं तो इनका नाम क्या था, प्लाइके सर्कुलेयर्स। याद आया? प्लाइके सर्कुलेयर्स मान लो ऐसे हैं, ये ऐसे जा रहा है प्लाइके सर्कुलेयर्स, इसके ऊपर कुछ और फोल्डिंग भी है, इसका सरफेस प्लेन नहीं है, इसका सरफेस ऐसे फोल्डेड है। उनको क्या बोला था हमने, विलाए बोला था। तो उसी का एक इनलार्ज डायग्राम बना रही हूँ बेटा, अब ये तीसरी बार पढ़ा रही हूँ क्लास में, अब तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ये वाला डायग्राम यहाँ देखो, ये जो बड़े वाला फोल्ड दिखा रही हूँ ये प्लाइक्यो सर्कुलेयर्स है, जो इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा फोल्ड है। उसके ऊपर ये छोटे वाले फोल्ड दिखा रही हूँ, ये छोटे वाले फोल्ड दिखा रही हूँ, ये क्या है जल्दी बोलो, सही बात है, विलाए हैं। अब मैंने कहा था कि जो भी सरफेस होता है, अब तुम समझ रहे हो ना, सबसे अंदर जैसे इंटेस्टाइन का ये सरफेस है, सबसे अंदर अब ये ऐसे ऐसे विलाई नजर आ रहे हैं। विलाई के ऊपर कौन सा टिश्यू चढ़ा होता है, एपिथेलियल टिश्यू चढ़ा होता है, क्योंकि एपिथेलियल किसी का भी आउटर मोस्ट या इनर मोस्ट कवरिंग बनाती है किसी भी चीज की। तो अगर मेरी स्किन की कवरिंग है, ये भी एपिथेलियम से बनी हुई है। अगर इंटेस्टाइन के अंदर की सबसे अंदर वाली कवरिंग है, मतलब ये विलाई बन गया, मान लो ये विलाई बन गया, मान लो विलाई के ऊपर भी एक सेल्स की कवर चढ़ी हुई है। ये मान लो ये अच्छा सा विलाई लेते हैं, क्या गंदा विलाई लिया मैंने अभी अभी, ये विलाई है मान लो, तो इसके ऊपर भी सेल्स की एक कवरिंग चढ़ी हुई है जिसको हम एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं। तो एपिथेलियल सेल्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ पे ऐसे एपिथेलियल सेल्स होते हैं, मतलब विलाई के ऊपर यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स की कवरिंग है ना, एपिथेलियल सेल्स ये ऐसे अजीब से हैं, ब्रश जैसे हैं, ये ऊपर से ब्रश जैसे है ना, ऐसे। इनको क्या नाम दिया था मैंने पिछली बार, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम या ब्रश बॉर्डर सेल्स। ठीक है, ये बात याद है। विलाई के बीच में यहाँ पे क्रिप्टोफ्लाइबर कोहेन होती है, अगर याद हो तुम लोगों को, यहाँ पे क्रिप्टोफ्लाइबर कोहेन होती है। थोड़ा सा गलत बन गया, रुको, यहाँ पे क्रिप्टोफ्लाइबर कोहेन होती है, यही सेल्स यहाँ पे भी जाते हैं, ये सेल्स यहाँ पे भी जाते हैं, क्रिप्टोफ्लाइबर कोहेन में भी यही सेल्स हैं। इन्हीं से एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं, इसीलिए इंटेस्टाइन के एंजाइम्स को क्या कहते हैं हम, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स, क्योंकि वो ब्रश बॉर्डर जैसे सेल्स से रिलीज होते हैं वो एंजाइम्स, है ना, याद आ गया। चलो अब मुझे विलाय का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ाना है। चलो देखो, ये वाली बात समझ में आ गई है, आगे बताऊं। देखो अब इस विलाई को मैं इनलार्ज कर रही हूं और तुमको दिखा रही हूं, ठीक है। विलाई बेसिकली किसकी फोल्डिंग है, म्यूकोजा की फोल्डिंग है। याद है 4 लेयर्स थी, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा। अब म्यूकोजा की फोल्डिंग है ये, ठीक है। अब इसमें ब्लड सप्लाई भी जाएगी, तो ये पूरी म्यूकोजा की फोल्डिंग है, ठीक है, म्यूकोजा की फोल्डिंग है। ऐसे गए, अब इसके अंदर सब म्यूकोजा से ब्लड वेसल से कैपिलरी बन के जा रही है। दिस इज अ ब्लड वेसल। हर विलाई में, हर विलस में एक कैपिलरी जा रही है ऐसे,
क्यों जा रही है कैपिलरी? भैया इन सेल्स को ऑक्सीजन भी तो देनी है ना, तो यहां से इनको ऑक्सीजन भी तो दे रही है, जा रही है। अब ये यहाँ पे ऑक्सीजन दे रही है सेल्स को, और यहाँ पे ये डीऑक्सीनेट ब्लड लेके अब ये वापस आ रही है। अभी सब म्यूकोजा में एक वेन जा रही है, ये वेन है। कहाँ लिखा जाए, यहाँ लिख देते हैं, वेन है, ठीक है। अब ये ऐसे जा रही है कैपिलरी, यहां से डीऑक्सीनेटेड होकर वापस जा रही है। तो एक तो इस कैपिलरी का काम हो गया ऑक्सीजन देना, हर विलाय में ऐसे कैपिलरी जाएगी ऑक्सीजन देने के लिए सेल्स को। प्लस एक बात समझो कि यहां से यहां पे तुम्हारा सारा डाइजेस्टेड फूड पड़ा है, ये ल्यूमेन है ना। ऐ सुनो ध्यान से, ये अंदर की बात बता रही हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की बात है ये। अब अंदर ऐसे सरफेस है, विलाई वाला सरफेस है, अंदर की साइड विलाई वाला सरफेस है, उसके अंदर तो फूड है ना, उसके अंदर खाली जगह है ना जहाँ पे डाइजेस्टेड फूड है। इसी जगह से डाइजेस्टेड फूड ने एंटर करना है। ये जो ये सेल्स है ना, ये ऐसे इसीलिए है ताकि बहुत ज्यादा सरफेस एरिया हो सके इस डाइजेस्टेड फूड को एंटर कराने के लिए। अभी ये डाइजेस्टेड फूड यहां से एंटर करेगा, इन सेल्स में जाएगा और अल्टीमेटली इन ब्लड वेसल्स में जाएगा। इसी को तो एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या है? ल्यूमेन में खाली अंदर से पाइप है, बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन एक पाइप है, उस पाइप के अंदर डाइजेस्टेड फूड पड़ा है। उस पाइप की अंदर वाली लाइनिंग ऐसे बनी हुई है, विलाई से बनी हुई है अंदर वाली लाइनिंग। विलाई के जो सेल्स हैं, अब उनके आसपास ही तो डाइजेस्टेड फूड पड़ा होगा ना, तो डाइजेस्टेड फूड जो है साइड वाले सेल्स के अंदर घुस जाएगा। तो वैसे घुस रहा है सेल्स के अंदर, सेल्स के अंदर घुस के क्या करेगा? अल्टीमेटली तो ब्लड वेसल में जाएगा ना, कैपिलरी में जाएगा ना। तो यहां से एब्सॉर्प्शन होता है फूड का और यहाँ पे कैपिलरी में चला जाता है, ठीक है। इसीलिए डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड भी हो रहा है, विलाई के सेल्स से एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड हो रहा है। एम आई क्लियर? नाउ सारा फूड जो डाइजेस्ट होता है वो ब्लड वेसल्स में नहीं जाता। कुछ कुछ ये ग्रीन कलर में मैंने क्या बनाने की कोशिश करी है, इट्स अ लिम्फ वेसल। ये बेटा लिम्फ वेसल है, तुम्हें दिख रहा है मैंने क्या लिखा है? नहीं, ओके, दिस इज अ लिम्फ वेसल। और ये लिम्फ वेसल की कैपिलरी है ऊपर, जिसे लैक्टियल कहा जाता है। इसका नाम याद कर लो, बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है नीट में, इसका नाम याद कर लो। लैक्टियल क्या है? हर विलाई में एक लिम्फ कैपिलरी ऊपर करके जाती है और वो ऐसे आ जाती है, ठीक है। लिम्फ कैपिलरीज आगे से बंद होती हैं, ये देखो, ये आगे से खुली नहीं है, ठीक है, ब्लाइंड एंडेड कैपिलरीज बोलते हैं। हर विलाई में एक लिम्फ कैपिलरी जाती है जिसे लैक्टियल कहते हैं। हर विलाई में एक लिम्फ कैपिलरी जाती है जिसे लैक्टियल कहते हैं। हर विलाई में एक लिम्फ कैपिलरी जाती है, ठीक है, जिसे लैक्टियल कहते हैं। लैक्टियल, लैक्टियल, लैक्टियल इसे इसलिए कहा जाता है, ये वर्ड लैक्टोज से आया है। लैक्टोज का वर्ड मिल्क से आया है। मिल्क वाइट होता है क्योंकि लैक्टोज मिल्क शुगर है। ये पूरी वाइट नजर आती है, वाइट होती है, वाइट, इसलिए इसका नाम लैक्टियल है, ठीक है। तो क्यों वाइट होती है ये मैं बताऊंगी, क्योंकि कुछ कुछ डाइजेस्टेड फूड ना बेटा, कुछ कुछ डाइजेस्टेड फूड जो है वो यहां से लिम्फ में भी जाता है, और जो फूड लिम्फ में जाता है वो वाइट कलर का होता है, इसलिए वाइट कलर की होती है ये। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं दोबारा समझाती हूं। चलो बेटा मेरी बात सुनो। बहुत बच्चे मुझे कमेंट्स में लिख रहे हैं कि मैम सब कुछ समझ में आ रहा है पर नोट्स हम सही से नहीं बना पा रहे। नोट्स बनाने का तरीका क्या है बेटा? अगर तुम फोन से ये क्लास देख रहे हो तो अपना फोन निकालो, जब मैं तुम्हें टाइम देती हूँ, मैं साइड में हटती हूँ, तो स्क्रीनशॉट लो फोन से, बाद में ये नोट्स कॉपी डाउन करो, इजी। अगर तुम ये क्लास लैपटॉप पे ले रहे हो तो लैपटॉप पे क्या ऑप्शन होता है? एक बटन होता है जिसपे ऐसे विंडो बनी होती है, उसको और प्रिंट स्क्रीन को क्लिक करो तो वो पूरा का पूरा जो स्क्रीन है वो उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट्स लो, फोटोग्राफ्स लो, फिर बाद में नोट्स बनाओ। मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ, ये लो,
अगर लैपटॉप से नहीं करना है अपने फोन से क्लिक कर लो ना बेटा इसको, ये लो इसका फोटोग्राफ क्लिक करो, तब आगे बताती हूँ। यू हैव 10-15 सेकेंड्स, आराम से करो, कोई नहीं। डन। सुनो अभी जो मैंने कहा है उसको रिवाइज करा रही हूं। देखो मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने काट ली अंदर से, 2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे, सब कुछ दिमाग में बिठाएंगे, कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा कोई नहीं करेगा। ध्यान से सुनो, नहीं समझ में आया तो समझ में आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्लाइका सर्कुलेट्स है, उनके ऊपर विलाई है, तो मतलब बेसिकली विलाई है, मेन चीज विलाई है। तो मान लो यहाँ पे बहुत सारी विलाई है, यहाँ पे ऐसे ऐसे विलाई पड़ी हुई है, ऐसे ऐसे सब जगह विलाई पड़ी हुई है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का सरफेस ऐसे 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 है, विलाई का है। हर विलाई में मैंने क्या बताया, ऐसे करके ब्लड वेसल्स आती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो डाइजेस्टेड फूड होता है, मान लो यहाँ पे जो डाइजेस्टेड फूड पड़ा हुआ है, विलाई के बीच बीच में डाइजेस्टेड फूड पड़ा हुआ है, वो जाके ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो जाएगा, अंदर विलाई के अंदर घुस जाएगा, ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये वाली बात कही है, ये जो ब्लड कैपिलरी है वो ये जिसके अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है। दूसरी बात, हर विलाई के अंदर एक लिम्फ कैपिलरी भी है सेंटर में, ऐसे, उसको लैक्टियल कहते हैं। कुछ डाइजेस्टेड फूड जो है, जो ब्लड में नहीं एब्जॉर्ब हो पा रहा, वो लैक्टियल में एब्जॉर्ब होएगा। अब कौन सा लैक्टियल में होएगा, कौन सा ब्लड वेसल में होएगा, ये हम बाद में बात करेंगे। अभी तक इतनी बात समझ में आई है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि हर विलाई भी आगे एपिथेलियल सेल से कवर्ड होता है। यहां पे एपिथेलियल सेल्स हैं, यहां पे एपिथेलियल सेल्स हैं, हर विलाई भी एपिथेलियल सेल से कवर्ड होता है। इसलिए जो भी खाना आएगा वो पहले एपिथेलियल सेल्स में घुसेगा, फिर ब्लड वेसल में जाएगा, है ना। और जो ये एपिथेलियल सेल्स हैं, क्योंकि उनके आगे ऐसे ऐसे प्रोजेक्शंस बने हुए हैं, ब्रश जैसे लगते हैं, तो उनको ब्रश वाटर सेल्स कहते हैं। और वो क्यों बने हुए हैं ऐसे ऐसे, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए उनका एब्जॉर्प्शन के लिए। और इनको बोलते क्या है, इन प्रोजेक्शंस को बोलते क्या है, ये जो प्रोजेक्शंस है बाल बाल से बने हुए ना, बाल तो क्या, बाल तो नहीं कहेंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, हेयर तो कुछ ज्यादा ही पतले हो जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इनको बोलते हैं माइक्रोविलाई। अब नहीं हो सकता कि तुम्हें समझ में ना आया हो, अब समझ में आ गया है। सबसे पहले प्लाइका सर्कुलेट्स, उसके ऊपर विलाई, विलाई के ऊपर सेल्स, सेल्स के ऊपर माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई से एब्जॉर्ब होगा, अल्टीमेटली ब्लड वेसल में जाएगा, जो एब्जॉर्ब ब्लड वेसल में नहीं होगा वो लैक्टियल में जाएगा, अल्टीमेटली सब कुछ एब्जॉर्ब होके सर्कुलेशन में चला जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन का एब्जॉर्ब्ड ब्लड कहां जाता है, अब ये तुम लोग बताओगे मुझे। ये ब्लड जो सारा एब्जॉर्ब हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब ब्लड है, अब इसमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज से याद करो, पिछली बार बताया था, अब इसमें ग्लूकोज है बहुत सारा, और भी बहुत सारी चीजें, पर ग्लूकोज भी है। अब ये कहां जाएगा, ये लिवर में जाएगा। याद आया, पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड अब लिवर में जाएगा, ताकि वो एक्सेस ग्लूकोज पकड़ ले लिवर के सेल्स वहां पे और ग्लाइकोजन बना दे। याद है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है पीछे जाओ और वीडियो देखो। ओके, ये टॉपिक खत्म है, चलो आगे चलेंगे। अब देखो अगला टॉपिक क्या है, पिछले टॉपिक से सुनो। अब फूड की मर्जी नहीं है ना, जैसे मर्जी डांस करता हुआ इसके अंदर चला जाए और जैसे मर्जी डांस करता हुआ इससे बाहर निकल जाए, कुछ तरीका है अंदर बाहर जाने का सेल्स के, ठीक है। तो ये कैसे फूड अंदर बाहर जाता है, पहले हमको एक टॉपिक समझना है। ये एनसीईआरटी में इस चैप्टर में टॉपिक नहीं दिया हुआ, लेकिन ये टॉपिक तुम्हारा बॉटनी का टॉपिक है, एक चैप्टर में है, किसी चैप्टर में मुझे याद नहीं है, पर सेल ट्रांसपोर्ट का एक टॉपिक है। सो ये हमारे सिलेबस का ही टॉपिक है, बस इस चैप्टर में नहीं है, तो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, इसको ध्यान से सुनना, तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी बायोलॉजी को लेके। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन।
अगर कोई सेल है तो तुम्हें पता है वो मेम्ब्रेन से कवर्ड है, ठीक है। हमारे पास सेल वॉल तो होती नहीं, सेल मेम्ब्रेन होती है ना। अब सेल मेम्ब्रेन को अगर कोई चीज ने अंदर जाना है या कोई चीज ने बाहर जाना है, मतलब मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ट्रांसपोर्ट करना है ना। तो अब मर्जी नहीं है कि जिसका मन करता है डांस करता हुआ निकलते अंदर घुस रहा है, ऐसे नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं इससे अंदर घुसने के या बाहर निकलने के। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका केमिकल नेचर क्या है जो घुसने की कोशिश कर रहा है या निकलने की कोशिश कर रहा है। उसको जानने के लिए कि वो कैसे घुसते या निकलते हैं, तुम्हें जानना पड़ेगा कि सेल मेम्ब्रेन का क्या केमिकल नेचर है, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक बार सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम बता देती हूँ। यहां तो नहीं बना पाऊंगी मैं, यहां पे बता रही हूं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? ये इंपॉर्टेंट है बेटा, मेरी बात सुनो। जब मैं तुम्हें बायोलॉजी पढ़ाती हूं, मैं कभी भी तुम्हें ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी कि इस चैप्टर में जितना है उतना ही पढ़ाऊंगी। बायोलॉजी के हर चैप्टर से रिलेटेड है। तो जो भी चीज मुझे इंपॉर्टेंट लगेगी ना बताने में, चाहे वो किसी और चैप्टर में ही क्यों ना दी हो, मैं तुम्हें यहीं पे बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे उसकी सिग्निफिकेंस है। जैसे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अब तुम्हें उस वाले चैप्टर में दिया हुआ है, सेल एंड इट्स ऑर्गेनेलीज वाला जो चैप्टर है, जिसमें सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में बताया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन कैसे होता है, न्यूक्लियस क्या होता है। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जैसे मैंने एंडोक्राइन वाला पार्ट बताया था, वो एंडोक्राइन सिस्टम में था, लेकिन यहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंस है। तो सारी चीजें ये सिलेबस में ही हैं, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा इकट्ठा करके बताती हूँ क्योंकि ऐसे ही समझ में आती है, ठीक है। चलो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर तुम्हें पता हो, सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स से बनी हुई होती है। जो मैंने इतना लिपिड खाया है ना, वो कहाँ जा रहा है बॉडी में, वो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन्स बनाने के काम आ रहा है। और भी काम आता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई नया सेल बनेगा तो उसको मेम्ब्रेन तो चाहिए ना। तो एक लिपिड का मॉलिक्यूल ऐसा दिखता है। एक्चुअली में ये एक फॉस्फोलिपिड है, सिर्फ लिपिड नहीं है। फॉस्फोलिपिड कोई ऐसे कुछ खतरनाक नहीं है। अगर लिपिड में फॉस्फेट ग्रुप लगा दोगे तो फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला ग्रुप है वो फॉस्फेट है, और जो नीचे वाला ग्रुप है ये लिपिड, ठीक है। तो लिपिड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ना एक बूढ़े आदमी की तरह होता है, जिसका ऊपर सिर है और नीचे उसकी दो टांगे लटक रही हैं, ठीक है, ऐसे होता है। अब जो उसका सिर है, जो फॉस्फेट वाला ग्रुप है, वो हाइड्रोफिलिक होता है, पानी से प्यार है उसको। और जो टांगे वो अपने पैर से बचाता हुआ घूमता है, मेरे पैरों को पानी टच नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है, पानी से नफरत है। जो चीज हाइड्रोफोबिक होती है, अच्छा फोबिक फिलिक, अच्छा फोबिक का मतलब होता है डर, फियर। फिलिक का मतलब होता है लव। प्यार। कहीं पे मैं फोबिक वर्ड लगा रही हूं, मतलब वो उस चीज से डरता है। फिलिक लगा रही हूं, वो चीज उससे प्यार करता है। तो मैं कह रही हूं कि फॉस्फेट हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रोफिलिक है, तो समझ जाओ क्या कहना चाहती हूँ, पानी से प्यार करता है। लिपिड हाइड्रोफोबिक है, मतलब पानी से नफरत करता है। जनरल भी तो देख लो ना, घी को पानी से कहाँ प्यार होता है? घी और पानी कभी मिक्स होते हैं? तेल और पानी कभी मिक्स होते हैं? नहीं होते। क्यों? उन्हें पानी से नफरत है। तो ये लिपिड पार्ट है, तो हाइड्रोफोबिक तो हो गई। अब सेल के आसपास हर जगह वाटरी इन्वायरमेंट है, पानी पानी का इन्वायरमेंट है। क्यों? सेल के बाहर कौन सा फ्लूइड होता है? टिश्यू फ्लूइड होता है, बताया था, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है ना। और सेल के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है? साइटोप्लाज्म होता है। तो अपने आप को ये टांगे बचाने की कोशिश करता है। तो ये क्या करता है? ये कुछ ऐसे अरेंज कर लेता है, जैसे मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, तो लिपिड मॉलिक्यूल्स अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे। अब ऊपर वाले यहां पे कौन सा फ्लूइड है?
इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो उन बच्चों को नहीं पता इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं होना है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कुछ नहीं होता, सेल्स के बाहर फ्लूइड पड़ा होता है हमेशा, उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, अब ये सेल देख लो तुम, ऐसे ऐसे सेल बनेगा ना, ये सेल पूरा ऐसे बनाना चाहती हूं मैं, तो सेल के अंदर भी फ्लूइड है। सेल के अंदर कौन सा फ्लूइड है? साइटोप्लाज्म कहते हैं। जिन प्यारे भोले बच्चों को नहीं पता, कोई बात नहीं, सेल के बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड होता है। ठीक है, तो ये अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स। क्यों? खुश हो जाते हैं, दे आर वेरी हैप्पी। क्यों? उन्हें लगता है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना, यहाँ पे पानी है, हमने तो पानी वाली जगह अपना सिर रख लिया तो सही मजे हो गया हमारा। ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है ना, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। यहाँ पे ये लिक्विड है तो भाई लिक्विड से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उनको, है ना, क्योंकि वो तो हाइड्रोफिलिक पार्ट है। लेकिन इनके टांगों को बहुत प्रॉब्लम है भैया, ये तो हाइड्रोफोबिक है, साइटोप्लाज्म इनकी टांगों पे लग गया फिर, है ना। तो सेल मेम्ब्रेन कभी भी सिंगल लिपिड लेयर की नहीं बनी होती, क्योंकि अंदर से साइटोप्लाज्म उनकी टांगों को छेड़ देगा। सेल मेम्ब्रेन हमेशा डबल लेयर की बनी होती है, डबल लिपिड लेयर की, ऐसे। फॉस्फोलिपिड लेयर की। अब मजे आ गए इनको। अब मजे क्यों आ गए? इधर वाले पानी से डील करने के लिए यहां वाला हाइड्रोफिलिक पार्ट है, मतलब अगर यहां पे वाटरी इन्वायरमेंट है भी तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? हमने यहां पे हाइड्रोफिलिक पार्ट रख दिया। और इधर वाले पानी से डील करने के लिए ये वाला हाइड्रोफिलिक पार्ट है, और टांगे बच गई दोनों साइड से। टांगे बच गई दोनों साइड से। इसीलिए अपनी टांगों को बचाने के लिए लिपिड हमेशा डबल मेम्ब्रेन में अरेंज होते हैं। सेल मेम्ब्रेन बनाई है ये बेटा मैंने, तो सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली इज अ डबल मेम्ब्रेन, समझ रहे हो ना। सेल मेम्ब्रेन इज अ डबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे सब जगह ऐसे 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 कॉन्टिन्यूअस रहेगा, ये ऐसे 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 ऐसे। अगर तुमसे कोई पूछे सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन इज अ बायलिपिड लेयर, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई एक डबल लेयर है। कोई बच्चा इस चीज को गलत नहीं करेगा, ठीक है। हम सबको हैरान कर देंगे अपनी नॉलेज से, जो भी हमसे पूछेगा कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बनी होती है। डन। इसके बीच बीच में, एक तो बायलिपिड वाली लेयर वाली बात आ गई, इसके बीच बीच में बेटा जी कुछ प्रोटीन्स लगे होते हैं ऐसे, यहां पे, यहां पे, यहाँ पे, समझ रहे हो ना। हर जगह कहीं कहीं पे प्रोटीन्स, मतलब यहाँ पे भी लगे हुए हैं ऑफ कोर्स, पर मैं बना नहीं रही। कुछ प्रोटीन्स लगे हुए हैं, इनको बोलते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है, अब तुम्हें क्या समझ में आया है? सेल मेम्ब्रेन में ना सिर्फ फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है, बीच बीच में कुछ कुछ प्रोटीन्स भी लगे हुए हैं। अब किसी चीज को इस मेम्ब्रेन में से क्रॉस करना है, इस मेम्ब्रेन में से कोई यहां से यहां आना चाहता है या यहां से यहां आना चाहता है, तो उसको इनका सामना करना पड़ेगा, लिपिड्स और प्रोटीन्स का। मैं तुम्हें समझा सकती हूँ कि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन्स कैसे होता है। कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं? ये वाली चीज नोट कर लो एक बार, सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम बनाओ, फिर बात करते हैं। फोटोग्राफ खींचो, इंपॉर्टेंट है बेटा ये डायग्राम, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको फोटो खींचनी है अच्छे से। डन डन डन। अब आगे देखो, ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं हम। ट्रांसपोर्ट पे आ जाओ। अगर मुझे ट्रांसपोर्ट करना है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो मैं दो प्रकार का ट्रांसपोर्ट कर सकती हूं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट।
मतलब है कोई चीज, मान लो मुझे बाहर पड़ी है कोई चीज और उसको मुझे अंदर लेके जाना है, तो मुझे जबरदस्ती खींच के अंदर लेके जाना है, मुझे एनर्जी यूज करनी है। मान लो कोई चीज अंदर पहले ही ज्यादा पड़ी हुई है और बाहर थोड़ी है। अब कोई भी चीज तुम्हें पता है हमेशा अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जाती है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस कमरे में एक जगह परफ्यूम छिड़क दूं तो वो परफ्यूम धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाएगा। इसका मतलब क्या है, परफ्यूम की कॉन्सेंट्रेशन वहां पे हाई थी, फिर वो बाहर बाकी जगह पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन लो थी, तो परफ्यूम हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे चला गया। पानी लगा लो, कहीं पे किसी कंपार्टमेंट में पानी ज़्यादा है और एक कंपार्टमेंट में पानी कम है, और तुम उन कंपार्टमेंट्स को जोड़ दो तो ज़्यादा पानी से कम पानी वाली जगह पे पानी जाएगा। एयर गोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ऐसे ही होता है। तो किसी भी चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा होती है और उसे कम वाली जगह पे लेके जाना है तो वो ईजिली चला जाएगा बिना किसी एनर्जी के। लेकिन अगर तुम कम कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह पे धक्का मारना चाहते हो तो तुम्हें पुश करना पड़ेगा, चल चल जा, एनर्जी लगानी पड़ेगी। ऐसे ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, क्योंकि तुम एक्टिवली एटीपी खर्च कर रहे हो उसे करने के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हम मूव करते हैं चीजों को। एक ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें हम अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं। एक ट्रांसपोर्ट होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, मतलब कि पैसिवली बिना किसी एनर्जी के हो रहा है, मतलब कि तुम्हें कोई एटीपी खर्च नहीं करना पड़ रहा, विदाउट एटीपी। along the concentration gradient। मतलब कि ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा है वो कम वाली जगह चला जाएगा, तो इजीली चला जाएगा बिना एनर्जी के। दो प्रकार का ट्रांसपोर्ट होता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव में एनर्जी लगती है क्योंकि आप थोड़ी वाले को ज़्यादा वाली जगह फेंकना चाहते हो, पैसिव में कोई एनर्जी नहीं लगती क्योंकि आप ज़्यादा वाले से थोड़ी जगह फेंकना चाहते हो, तो कोई एनर्जी लगती ही नहीं है। ये नोट कर लो क्योंकि अब मुझे पेज चेंज करना है। I hope you're done with it। अभी देखो, ट्रांसपोर्ट और पैसिव मैंने बताया था अभी। पैसिव में भी दो प्रकार के होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इनका मतलब समझो सब टर्म्स का, बस ये खत्म होने वाला टॉपिक है बेटा। एक बार ये समझ लोगे ना बेटा, पूरी जिंदगी के लिए ये बात आसान हो जाएगी कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। प्लीज अभी सुन लो, फिर मेरे को आगे चैप्टर्स में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस टॉपिक पे कम से कम, ठीक है? ध्यान से सुनो। सिंपल डिफ्यूजन होता है, कोई चीज मान लो यहाँ पे थी और यहाँ पे जाना चाहती है, तो वो सिंपली इनके बीच बीच में से निकल के ऐसे निकल के आराम से आ जाएगी, लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में निकल के आ जाएगी, ठीक है? इसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। ये वाली पार्ट को, कोई किसी की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज्यादा थी, आराम से मैंने यहाँ पे कोई चीज ज्यादा डाल दी तो आराम से वो अंदर घुस गया, बिना एटीपी के ऑफ कोर्स। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब कोई चीज बाहर ज्यादा है, फैसिलिटेटेड किससे लिखें? ग्रीन से बना लेते हैं, ठीक है? ग्रीन से बना लेते हैं। कोई चीज ज्यादा है, अंदर जाना चाहती है क्योंकि अंदर वो चीज कम है, बिना एनर्जी के अंदर जाएगी, लेकिन वो नॉर्मली लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में से नहीं निकलेगी, वो प्रोटीन की हेल्प से जाएगी ऐसे,
अगर वो प्रोटीन की हेल्प से जा रही है उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। इसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। अगर कोई चीज पैसिव से ना जाके एक्टिव से जा रही है, एक्टिव से जा रही है, तो एक्टिव के लिए कुछ और चीजें होती हैं बेटा। यहां पे मान लो यहां पे है कोई चीज, यहां पे है, वो यहां जाना चाहती है और जबरदस्ती भेजना चाहते हैं, मतलब वो जाना नहीं चाहती, हम जबरदस्ती भेजना चाहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जबरदस्ती भेजते हैं, तो हम यहां इसके थ्रू भेजेंगे। इस पोर्शन को कहते हैं पंप। और पंप चलता है, तुम्हें पता है, मोटर पंप, हैंड पंप, सब एनर्जी से चलता है। तो पंप चलता है एटीपी से। क्या बोला मैंने अभी? अपने दिमाग में प्रोसेस करो खुद, फिर मैं बताती हूं। क्लिक किया? अभी देखो, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है मेम्ब्रेन के अगेंस्ट। एक्टिव एनर्जी के साथ होता है, पैसिव बिना एनर्जी के होता है, क्योंकि वो खुद ही जाना चाहता है। एक्टिव में हम धक्का मार रहे हैं, ठीक है। एक्टिव अगर आपको ट्रांसपोर्ट करानी है तो आपको एक चीज चाहिए होती है, पंप, ठीक है। वो पंप एनर्जी लेके उस चीज को अंदर पुश कर देते हैं। अगर आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट करना है, बिना किसी एनर्जी के ट्रांसपोर्ट करना है, तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप मेम्ब्रेन के बीच में से ही घुसा दो उसे, ऐसे ऐसे करके ही घुसा दो, तो वो सिंपल डिफ्यूजन है। अगर आप किसी प्रोटीन का सहारा ले रहे हो उस चीज को घुसाने के लिए, एनर्जी नहीं खर्च कर रहे लेकिन प्रोटीन का सहारा तो ले रहे हो ना आप, तो आप उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहोगे। बस इतना ही लर्न करना था। गुड बॉयज, गुड गर्ल्स, इतना लर्न कर लिया ना, बस अब हमारा काम हो जाएगा। चलो चलो चलो, अब मैं आगे चल रही हूं, बहुत हो गया इस पेज पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स पे आ जाओ। अब देखो हमें क्या क्या डाइजेस्ट करना है। हमारे पास डाइजेस्ट करने के लिए है ग्लूकोज। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ गए बेटा। अभी तक तो हम समझ रहे थे ना कि एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, अब हम देखते हैं किससे कौन कैसे एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। हमारा मेन एब्जॉर्प्शन करने के लिए चीज क्या है? ग्लूकोज है, ठीक है। मान लो अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। फ्रक्टोज है, ठीक है। और क्या है? ग्लिसरॉल है, प्लस फैटी एसिड्स है। ये वाले मेन प्रोडक्ट्स हैं जो हमें एब्जॉर्ब करने हैं। ये कहां पड़े हैं? ये हमारे एब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं, ऐसे सेल्स पड़े हैं, समझ रहे हो ना तुम? ये विलाई है पीछे, यहां पे ब्लड वेसल है, यहां पे ब्लड वेसल है, और बीच में क्या है? ग्रीन कलर की, जल्दी बोलो। लिम्फ वेसल है। चलो बच्चों, खत्म होने लगा अभी ये टॉपिक। हाँ बच्चों, चलो चलो बस, चलो खत्म करते हैं। चलो सुनो, ग्लूकोज जैसी चीज जब एब्जॉर्ब होती है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होती है। यहां पे समझ रहे हो? पंप के थ्रू तो नहीं बेटा, एक्टिव के भी आगे टाइप्स हैं, वो मैं अभी तुम्हें कराना नहीं चाहती, बस अभी ये याद रखो, एक्टिव के थ्रू आती है सेल के अंदर। जब सेल से बाहर निकलती है और ब्लड में जाती है तो पैसिवली बाहर निकलती है। ये रहा ग्लूकोज हमारा।
ये ग्लूकोज था, ये एक्टिवली अंदर आई और पैसिवली बाहर निकल गई। सिमिलरली अमाइनो एसिड्स भी एक्टिवली अंदर जाते हैं और पैसिवली बाहर निकलते हैं। ठीक है, फ्रक्टोज, एफ से फ्रक्टोज, याद रखो एफ से फ्रक्टोज फैसिलिटेटेड से अंदर जाता है और फिर बाहर निकलता है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स सिंपल डिफ्यूजन से अंदर जाते हैं और सिंपल डिफ्यूजन से ही बाहर निकल जाते हैं, सिंपल डिफ्यूजन से ही बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये तुम्हें लर्न नहीं करना है, ये तुम्हें सिर्फ देखना है। टेबल तो मैं तुम्हें लर्न कराऊंगी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो बेटा, इसमें सिर्फ वो बात आएगी जो एनसीईआरटी में दी हुई है। तुम इसको सिर्फ एक बार देख लो, मैं तुम्हें एक अच्छा सा सुंदर सा टेबल बनवा दूंगी जो तुम्हें लर्न करना है। तुम्हें समझ में आ गया ना? एक सरफेस से वो एंटर करते हैं, फिर बाहर भी निकलना होता है ना, तो एंटर किसी और मेथड से कर सकते हैं और निकल किसी और मेथड से सकते हैं। एंटर किसी और मेथड से कर सकते हैं, निकल किसी और मेथड से सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एनसीईआरटी में ना एक अजीब सी बात लिखी हुई है, तुम्हें कभी कभी समझ में नहीं आएगी, अब तुम्हें समझ में आ जाएगी ये देखने के बाद। क्लिक कर लो इसे। डन। अब देखो, तुम्हें एक टेबल याद रखना है अब, जो मैं तुम्हें बता रही हूं, क्योंकि क्वेश्चन उसी में से आएगा। ये क्वेश्चन ये कर लोगे, अगर तुम्हें सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर वैसे तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता चला ना, ये टेबल लर्न कर लेना, एब्जॉर्प्शन में तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव, सिंपल डिफ्यूजन, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पहली बात तो एनसीईआरटी के अनुसार तीनों में तुम ग्लूकोज को डालोगे। तुमने देखा ना, ग्लूकोज एक साइड से एक्टिवली घुस रहा है, एक साइड से पैसिवली निकल रहा है, देखा था ना अभी। तो यहां पे भी ग्लूकोज डालोगे और यहां पे भी ग्लूकोज डालोगे। अमाइनो एसिड तीनों जगह डालोगे। पहली बात ग्लूकोज, दूसरी बात अमाइनो एसिड्स, यहां पे भी अमाइनो एसिड। ये तीनों कैटेगरी में घुसानी है दो चीजें, ये याद रखो। तीनों जगह अमाइनो एसिड डाल दो, फिर थोड़ा सा चूज करो, अब हर जगह नहीं डालना है। सिंपल डिफ्यूजन में एक और चीज लिखो, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। ये मैं अभी तुम्हें समझाऊंगी, ये एनसीईआरटी में डिटेल दिया हुआ है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स का। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन में एक और लिखो, क्लोरीन आयन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक और लिखो, सोडियम आयन। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में एक और लिखो, फ्रक्टोज। ये टेबल याद रखो, ये टेबल याद रख लोगे तो एनसीईआरटी के सॉरी इसके नीट के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एब्जॉर्प्शन के लिए। क्या किया है हमने इस टेबल में?
एक्टिव, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड में ये दोनों चीजें हर जगह घुसा दी। ग्लूकोज अमाइनो एसिड, ग्लूकोज अमाइनो एसिड, ग्लूकोज अमाइनो एसिड, तीनों जगह ग्लूकोज अमाइनो एसिड, ग्लूकोज अमाइनो एसिड, ग्लूकोज अमाइनो एसिड घुसा दी, तीनों चीजें घुस गई, ये हर जगह आएंगी। ठीक है, अभी तुमने देखा किसी एंड से किसी में एक्टिव में घुस रही है लेकिन पैसिवली निकल रही है ना, इसलिए तीनों जगह हमने घुसा दी ये बात। फिर सोडियम क्लोराइड पे आ जाओ, नमक पे आ जाओ। सोडियम क्लोराइड नमक होता है ना, सोडियम एक्टिव में रख दो, क्लोराइड पैसिव में रख दो, सिंपल डिफ्यूजन में रख दो। याद रखो, सोडियम क्लोराइड को अलग कर दो, नमक को अलग कर दो। नमक बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इतनी इजीली जाने नहीं देती है बॉडी, एब्जॉर्ब कर लेती है, तोड़ दो उसको। सोडियम को एक्टिव में फेंक दो, क्लोरीन को इसमें पैसिव में फेंक दो, सिंपल डिफ्यूजन में फेंक दो, ये दोनों लर्न हो जाएंगे। फिर F से फैसिलिटेटेड, F से फ्रक्टोज, F से फैसिलिटेटेड, F से फ्रक्टोज, फ्रक्टोज को फैसिलिटेटेड में फेंक दो। ठीक है, एक बच गया ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। बेटा इसका मैं अभी तुम्हें कराऊंगी सिंपल डिफ्यूजन कैसे होता है, इसे क्लिक कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया, करो करो करो। डन। क्या किया हमने, एक्टिव पैसिव, पैसिव में सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड, तीनों में घुसा दो ग्लूकोज और, अभी बोलो, अमाइनो एसिड को। किसको घुसाया, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को। फिर क्या किया, सोडियम क्लोराइड को तोड़ा, सोडियम को कहां फेंका, इसमें एक्टिव में, क्लोराइड को कहां फेंका, पैसिव में, पैसिव में किसमें, सिंपल डिफ्यूजन में। फिर F से फ्रक्टोज, F से फैसिलिटेटेड हो गया, और लास्ट में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड सिंपल डिफ्यूजन में हो जाएगा। ठीक है, चलो आज का लास्ट टॉपिक करते हैं बेटा। बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ी हैं आज तुम लोगों ने, बहुत सारी बातें सीखी हैं, बस आज लास्ट टॉपिक करते हैं। अच्छे बच्चे, फाइनल बात करते हैं, ये देख लेते हैं फैट्स का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, सारी चीजों का जो मैंने ट्रांसपोर्ट बताया ना, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, अमाइनो एसिड का, वो सब ब्लड में जाते हैं, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो फ्रक्टोज हो, चाहे वो अमाइनो एसिड हो, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो क्लोरीन हो, कोई भी हो, वो सब के सब कहां जाते हैं, सेल में जाने के बाद सेल से क्रॉस होकर अल्टीमेटली कहां जाते हैं, जल्दी बोलो। ये विल्ला, अच्छा ये तो विल्लाई है ही है, ये ब्लड में एंटर करते हैं, ये जाके यहां से ब्लड में एंटर करते हैं। सिर्फ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स होते हैं जो कि सेल्स में होने के बाद ब्लड में नहीं जाते हैं। ये विल्लाई है, ये ब्लड वेसल है, और बीच में क्या थी, लिम्फ वेसल थी प्यारे बच्चों, क्या नाम था उसका, लैक्टियल था। ये लैक्टियल में जाते हैं बेटा, याद रखनी है ये बात। क्यों, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड भी बताती हूँ तुम्हें कैसे जाते हैं। ये लैक्टियल के अलावा जा ही नहीं पाते, ब्लड वेसल में घुसने की कोशिश करते हैं, ब्लड वेसल में घुसने नहीं देती, ब्लड वेसल के लिए कुछ ज्यादा ही बड़े होते हैं, कैपिलरी के लिए कुछ ज्यादा ही बड़े होते हैं, तो ये बाकी सारी चीजें ब्लड वेसल में जाती हैं, ये सिर्फ लिम्फ वेसल में जाता है। कैसे जाता है देखो, मान लो ये सेल पड़ा है, ये सेल पड़े, ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है यहाँ पे, ग्लिसरॉल फैटी एसिड है, बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं क्योंकि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड क्या होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं, और हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पानी पानी भरा होता है, इंजाइम्स भरे होते हैं, इंजाइम्स भी वैसे भी वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो ना ये इंटेस्टाइन के अंदर बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं क्योंकि इनकी सब जगह वाटरी इन्वायरमेंट है, पानी पानी है, लिक्विड है, दे आर हाइड्रोफोबिक, उन्हें पानी से नफरत है, तो ये इन सेल्स तक पहुंच नहीं पा रहे होते, परेशान हो रहे होते हैं। इनकी हेल्प के लिए वो आएगा जिन्होंने इनको पहले इमल्सिफाई किया था। कौन, बाइल सॉल्ट ने किया था। बाइल सॉल्ट कहेंगे क्योंकि रुको मैं तुम्हें हेल्प करता हूं तुम्हारी एब्जॉर्प्शन में, बाइल सॉल्ट्स यहां पे आएंगे। बाइल सॉल्ट कुछ ऐसे दिखते हैं,
बाइल सॉल्ट्स के 2 पोर्शन है, इनका भी एक पोर्शन वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक है, और एक पोर्शन वाटर हेटिंग है। अगर वाटर हेटिंग है तो लाइपोफिलिक है। ये अब इन्हें हेल्प करेंगे इन सेल्स तक जाने के लिए। कैसे? ये इनको ऊपर से ऐसे कवर कर लेंगे कि तुम्हें पानी से नफरत है ना, कोई ना, मैं तुम्हें पानी से बचा लेता, रुको। ऐसे इनके ऊपर एक कवर बना लेंगे। क्यों कवर बना रहा है? यहां पे सारा लिक्विड एनवायरनमेंट है, वाटर वाला एनवायरनमेंट है, इनको वाटर से नफरत है, तो ये बेचारे मूव नहीं कर पा रहे थे। अभी क्या हुआ है, इन अच्छे भले लोगों ने इन्हें कवर कर लिया है प्रॉपरली। अब ये इनको ऐसे कवर करके ऐसे ऐसे करके इनको इंटेस्टाइनल सेल्स के पास छोड़ के आएंगे, ताकि वहां से वो एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बेटा जी, इस पूरे स्ट्रक्चर को, बीच में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल और बाहर बाइल सॉल्ट्स, ये बाइल सॉल्ट है ना, ये बाइल सॉल्ट्स हैं, इसको बोलते हैं मिसेल। मिसेल बन गया। अब मिसेल इनको यहां पे ले गया, यहां पे ले गया। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, ये ना बोट की तरह है मिसेल, बेचारे मिसेल बाहर ही रह जाते हैं, ये सॉरी बाइल सॉल्ट्स बाहर रह जाते हैं ऐसे, और ग्लिसरॉल फैटी एसिड को अंदर छोड़ देते हैं। ग्लिसरॉल फैटी एसिड इधर आ गए, ये रह गया। अब ये बोट दोबारा से जाएगी और फैटी एसिड्स को पकड़ के फिर लेके आएगी। ठीक है, सो ल्यूमेन के अंदर मिसेल बनते हैं, मिसेल इनको फैट सेल, इनके पास डाइजेस्टिव सेल्स के पास छोड़ के जाते हैं, एब्जॉर्प्टिव सेल्स के पास छोड़ के जाते हैं। ठीक है, अब ये फिर से अनकंफर्टेबल हो गए। क्यों अनकंफर्टेबल हो गए? अभी तक तो ये कवर्ड थे, यहां पे फिर वाटर इन्वायरमेंट है, वाटर इन्वायरमेंट से इनको नफरत है, तो अब इनके ऊपर एक और कोटिंग चढ़ जाएगी। अब एक और कोटिंग चढ़ जाएगी इनके ऊपर, इनको बचाने के लिए वाटर इन्वायरमेंट से। ये किस चीज की कोटिंग है? ये प्रोटीन की कोटिंग है, TEIN। अब ये सेल्स के अंदर प्रोटीन से कोट हो गए, पहले ये बाइल सॉल्ट से कोट थे ल्यूमेन में, अब ये प्रोटीन से कोट हो गए। अब इनका एक और नाम है, इनको बोलते हैं काइलो माइक्रोन। इन्हें बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। ठीक है, ये बेटा नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोना नहीं है, एंड है क्लास का, तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लास्ट में भी आ सकते हैं। ठीक है, खुले घूम रहे थे ग्लिसरॉल फैटी एसिड, सेल तक नहीं जा पा रहे थे, सेल के जाने के लिए यहाँ पे बोट बन गई। किस चीज की बोट थी वो? बाइल सॉल्ट्स की। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला बोट को? मिसेल। वो चला गया सेल के पास, सेल के अंदर धक्का दे दिया, धक्का तो नहीं दिया, प्यार से चले गए वो, क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन से चले जाते हैं। यहां से यहां ये सिंपल डिफ्यूजन से ही जा रहे हैं, सिंपल डिफ्यूजन से जा रहे हैं। फिर अंदर फिर से अनकंफर्टेबल हो गए, फिर प्रोटीन की कोट हो गई, काइलोमाइक्रोन बन गया। अब इसने यहां पे घुसने की कोशिश करी ब्लड वेसल में, मतलब समझ रहे हो, यहां पे काइलोमाइक्रोन बन गया। अब इसने ब्लड वेसल में घुसने की कोशिश करी, ब्लड वेसल ने घुसने नहीं दिया इसको। क्यों? ब्लड वेसल के जो पोर होते हैं ना, कैपिलरी के पोर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, काइलोमाइक्रोन बहुत मोटा होता है, काइलोमाइक्रोन है वो, नहीं घुस पाया। फिर काइलोमाइक्रोन को अल्टीमेटली कौन एक्सेप्ट करेगा? इस दुखियारे इंसान को, लिम्फ। काइलोमाइक्रोन लिम्फ में घुस जाएंगे और लैक्टियल काइलोमाइक्रोन्स को लेके चली जाएगी। काइलोमाइक्रोन्स व्हाइट कलर के होते हैं, इसलिए लैक्टियल भी व्हाइट कलर की नजर आती है। अब समझ में आया लैक्टियल व्हाइट कलर की क्यों थी? चलो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो। डन? चलो प्यारे सुंदर अच्छे बच्चों, खत्म, आज का लेक्चर खत्म है। क्या बात की थी हमने अभी इसके लिए? ये सिंपल डिफ्यूजन से मूव करते हैं, लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाकर। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको मिसेल बोलते हैं, ल्यूमेन में बनता है। फिर मिसेल से अंदर जब जाते हैं तो काइलोमाइक्रोन बनता है सेल के अंदर,
काइलोमाइक्रोन ब्लड में नहीं जा पाता तो वो लिम्फ में एंटर करता है, लिम्फ के लैक्टियल कैपिलरी में एंटर करता है। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर तुम्हें बहुत क्लियर है, आई होप सो। ओके, चलो अगली क्लास में मिलते हैं। ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब क्या रह गया? इजेशन रह गया, थोड़ा सा वाइटामिन्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा इसके डिसऑर्डर्स के, जॉन्डिस के, डायरिया के बारे में बात करेंगे। मस्त मज़ेदार डिजीज होती हैं इसमें बहुत ही, ठीक है। और थोड़ा सा बस और पीईएम के बारे में, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। 1-2 लेक्चर्स में अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों। फिर इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, जो पिछले नीट में आए हैं, एम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना इनके, वो डिस्कस करेंगे फिर उससे अगली क्लास में। 2-3 लेक्चर्स में तुम्हारा ये चैप्टर परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगर तुम मुझे प्लस कोर्स पे ज्वाइन कर रहे हो तो कोड यूज करोगे ऋतु लाइव, याद रखना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।